जो B9B12 पे वीडियो थी उसका पार्ट 2 है। अब हम उस वीडियो में हमने वो फंक्शंस डिस्कस किए थे जो B9B12 एक साथ में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि थायमिडीन की सिंथेसिस और होमोसिस्टीन का मेटाबॉलिज्म। और अब हम इन दोनों को अलग से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थ्रो सम लाइट ऑन B9 के बहुत सारे नाम आते हैं बुक्स में, फोलेट, डाईहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट, इसके अलावा N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो इन नामों में कन्फ्यूजन होती है। बेसिकली ये सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। अब फोलेट के अंदर जो है वो 3 डबल बॉन्ड्स होंगे, डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर सिर्फ 2 डबल बॉन्ड्स हैं, टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर सिर्फ 1 डबल बॉन्ड है। N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट में उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें जो N5 पे 5 कार्बन एटम पे के साथ जो नाइट्रोजन अटैच है, जो 10 के ऊपर उसके बीच में एक और कार्बन एटम आ गया, तो इसकी वजह से इसका नाम N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट हो गया। बेसिकली दिस इज ओनली केमिस्ट्री, तो इस वजह से कन्फ्यूज नहीं होना। एक और MCQ का पॉइंट कि B9 जो है वो फोलेट एब्जॉर्ब कहाँ होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन जजनम में है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और फोलेट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स कब होती हैं? फोलेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं जब कोई समवन इज़ प्रेग्नेंट और सम वुमेन इज़ लैक्टेटिंग। प्रेगनेंसी लैक्टेशन में क्योंकि सेल डिवीजन ज़्यादा हो रही होती है, मेटाबॉलिक डिमांड मदर की बॉडी की ज़्यादा होती है, इसलिए उन कंडीशंस में अगर फोलेट कम होगा तो इट कैन लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या आ जाता है? स्पिना बाइफिदा के बहुत सारे वर्जन्स, जैसे कि मेनिंगोमाइलोसील जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोट्रूड करती है बाहर। यू कैन गूगल द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ स्पिना बाइफिदा। इसके अलावा डेफिशिएंसी क्यों होती है फोलेट की? एक तो प्रेगनेंसी रिलेटेड डेफिशिएंसी है, और वो वाली डेफिशिएंसी तो सिर्फ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स में होगी। कॉमन पब्लिक में वाई कॉमन पब्लिक इज डेफिशिएंट इन फोलेट? जनरल पब्लिक, उनमें से जो अल्कोहलिक्स हैं दे आर सीन डेफिशिएंट इन फोलेट। B9 की डेफिशिएंसी उन लोगों में होती है। एक तो अल्कोहलिक्स में 2 रीजंस होती हैं, एक उनका इंटेक बहुत कम होता है, वो उस तरह से डाइट में नहीं ले रहे होते, और दूसरा ड्यू टू सम रीजंस अल्कोहल की वजह से जो B9 की एब्जॉर्प्शन है फ्रॉम द जजनम वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है, पुअर एब्जॉर्प्शन होती है इस वजह से। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है वो है ड्रग्स। सर्टन ऐसी ड्रग्स हैं विच कैन लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट, लेकिन वो डेफिशिएंसी एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी नहीं होती, रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है। यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स जैसे कि फेनेटॉइन सीजर की ड्रग है, और ट्राइमेथोप्रेम, इट इज़ एन एंटीबायोटिक, और मीथोट्रेक्सेट इसलिए क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन के लिए यूज़ होती है। अब आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट कि इन 3 ड्रग्स के इनटेक की वजह से रिलेटिव फोलेट डेफिशिएंसी क्यों हो रही है। बेसिकली जो भी हम फोलेट लेते हैं वो GI ट्रैक में जाता है, उस B9 ने GI ट्रैक से अब्जॉर्ब होना होता है। कोई बंदा जो साथ में सीजर्स के लिए फेनेटॉइन ले रहा है, फेनेटॉइन इस स्टेप के ऊपर जो है अपना इफेक्ट देती है। एनीबडी हु इज ऑन फेनेटॉइन, तो उसकी GI ट्रैक से फोलेट की एब्जॉर्प्शन जो है वो कट डाउन हो जाएगी। फेनेटॉइन इस स्टेप को इनहिबिट करती है, जजनम से B9 को अब्जॉर्ब ही नहीं होने देती। उसके बाद सपोज कोई फेनेटॉइन नहीं ले रहा, कोई ट्राइमेथोप्रेम पे है या कोई मीथोट्रेक्सेट पे है, तो वो उस बंदे का B9 तो नॉर्मली GI ट्रैक से अब्जॉर्ब हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन हो गई फोलेट की, और फोलेट कन्वर्ट भी हो गया डाईहाइड्रोफोलेट में। हम लोगों ने कुछ लास्ट वीडियो में आई क्लैरिफाइड दिस पाथवे, तो उसमें जो फोलेट अब्जॉर्ब होके आता है वो डायरेक्टली डाईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है। इफ समबडी इज टेकिंग ट्राइमेथोप्रेम और मीथोट्रेक्सेट, उसका फोलेट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन अब ये डाईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होना है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, DHFR मीन्स डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। TMP ट्राइमेथोप्रेम और मीथोट्रेक्सेट जो ड्रग्स हैं वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी। जिसकी वजह से यहाँ पे इस एंजाइम की इनहिबिशन की वजह से वो जो नॉर्मल थायमिडीन की सिंथेसिस का पाथवे था, जो लास्ट वीडियो में मैंने क्लैरिफाई किया है,
वो नॉर्मली नहीं होगा. इसकी वजह से द पर्सन कैन फील रिलेटिव can be clinically evaluated relatively folate deficient, not absolutely folate deficient. और ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा जब somebody cut offs on these drugs. ट्राइमेथोप्रिम और मीथोट्रेक्सेट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती हैं, और जो फेनेटॉइन है वो जीआई ट्रैक से B9 को अब्जॉर्ब होने ही नहीं देती. ये तो हो गया फोलेट के ऊपर जो भी था. उसके बाद now the next part, B12 कोबालामीन. कोबालामीन को कोबालामीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर कोबाल्ट होता है एंड इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन. वो वाले सारे विटामिन जिनके स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल, और कार्बन वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर फैट सोल्यूबल. कोबाल्ट की प्रेजेंस की वजह से इसका नाम कोबालामीन है. और ये सिर्फ बैक्टीरिया इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली जो हम मीट्स इनटेक करते हैं डाइट में, उन मीट्स में कुछ बैक्टीरियल वर्जन से सिंथेसाइज हुआ हुआ कोबालामीन हमारी बॉडी के लिए अवेलेबल होता है. इट इज़ फाउंड इन मीट्स. तो जो बंदा वीगन डाइट पे होगा, वेजिटेरियन होगा, उस बंदे में B12 की डेफिशिएंसी अंडरस्टूड सी बात है कि होगी. बाकी तो उसके सारे फंक्शन फोलेट जैसे ही हैं, लेकिन सिर्फ इसका एक फंक्शन है जो अलग से ये करता है. वो फंक्शन है इसका, it has some role to play in the metabolism of odd chain fatty acids. असल में odd chain fatty acids को कन्वर्ट कराता है टू सक्सिनाइल कोए. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से प्लाज्मा में मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल क्लाइम कर जाता है, जो कि एक यूनिक चीज़ है. होमोसिस्टीन का लेवल तो B9 में भी क्लाइम करता है, B12 में भी क्लाइम करता है, क्योंकि वो दोनों इसके मेटाबॉलिज्म में एक साथ काम कर रहे होते हैं. लेकिन B12 जो है वो अकेला काम करता है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड्स, और जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, असल में ऑड चेन फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करता है इनटू सक्सिनाइल कोए विच इज़ अ स्ट्रक्चर. वो सक्सिनाइल कोए फिर TCA साइकिल के अंदर एंटर हो जाती है. जब B12 की डेफिशिएंसी होगी तो मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल क्लाइम करेगा. दिस इज़ वन वे जिसके थ्रू हम B9 और B12 की डेफिशिएंसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अगर MCQ में इंक्रीज लेवल ऑफ मिथाइल मेलोनिक एसिड है तो इट सिग्निफाइज कि MCQs हमें कोबालामीन की डेफिशिएंसी की तरफ लेके जा रहे हैं. और एक और चीज़, जब B12 की डेफिशिएंसी होती है तो पेशेंट हैज़ कंप्लेंट्स रिलेटेड टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी. B9 की डेफिशिएंसी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं होती. पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्लिनिक की कंप्लेंट है, पेशेंट आके बोलता है कि मेरे बाजू टांगे सो जाते हैं, इस तरह की कंप्लेंट होती है. पैरेस्थीजियाज, एटेक्सिया, हिस्ट्री ऑफ फॉल होती है, स्टार्ट में नमनेस पैरेस्थीजियाज की कंप्लेंट होती है. तो वो एक ऐसी क्लिनिकल कंप्लेंट है जो आपको उस तरफ दैट मेक्स यू थिंक कि इस बंदे में शायद B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है, या ये वेजिटेरियन डाइट के ऊपर तो नहीं है. B12 का कुछ रोल है माइलिन की सिंथेसिस में. B12 डेफिशिएंसी में माइलिन की सिंथेसिस इफेक्ट होती है, और उसी का कनेक्शन फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ बनता है. और पेरिफेरल न्यूरोपैथी फोलेट डेफिशिएंसी के अंदर नहीं होती. जो B12 की न्यूरोपैथी है उसको हम सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन कहते हैं. एंड सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन में डॉर्सल स्पाइनल कॉलम्स इन्वॉल्व होते हैं. डॉर्सल स्पाइनल कॉलम्स क्या होते हैं और इससे रिलेटेड सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम न्यूरोलॉजी में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला. बेसिकली आप सिर्फ यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि B12 जब कम होगा तो माइलिन फॉर्मेशन जो है वो डिफेक्टिव होगी. पेरिफेरल न्यूरोपैथी के जो सिम्टम्स हैं वो बायलैटरल होते हैं, मतलब दोनों टांगों में, दोनों बाजुओं में होंगे. लेग्स ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं आर्म से. पैरेस्थीजियाज होते हैं पहले, बाद में हिस्ट्री ऑफ फॉल्स, एटेक्सिया भी हो सकती हैं. अगर आप किसी में सस्पेक्ट करते हैं वाया हिस्ट्री के इसमें B12 की डेफिशिएंसी होगी तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड पोजिशन सेंस एंड इट कैन प्रोग्रेस टू सीवियर वीकनेस. पैराप्लीजिया हो सकता है, क्योंकि अगर ये अनएड्रेस्ड रहेगी लॉन्ग टर्म में तो इट कैन लीड टू पैराप्लीजिया. अब हम बात करते हैं ऑड चेन फैटी एसिड्स की, कि ऑड चेन फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में B12 कैसे अपना रोल प्ले करता है. ऑड चेन फैटी एसिड्स हो गए, ऑड चेन फैटी एसिड्स, OCFA मीन्स ऑड चेन फैटी एसिड. इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि आइसोल्यूसिन, वैलिन, थ्रियोनिन और मिथियोनिन. ये कन्वर्ट होते हैं प्रोपाइनल कोए में.
और प्रोपाइनल कोए विद द हेल्प ऑफ विटामिन बायोटीन कन्वर्ट होता है इनटू मिथाइल मेनोलाइल कोए। मिथाइल मेनोलाइल कोए को यहाँ एक एंजाइम चाहिए होता है, मिथाइल मेनोलाइल कोए म्यूटेज, जिसका कोफैक्टर विटामिन B12 है। इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनाइल कोए। अब अगर हमारे पास B12 कम होगा तो जाहिर ही बात है मिथाइल मेनोलाइल कोए सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा और मिथाइल मेनोलाइल कोए का लेवल प्लाज्मा में राइज कर जाएगा और ये सक्सिनाइल कोए फिर एंटर होता है TCA साइकिल में। ये मैंने शॉर्ट सा डिस्कस करने की कोशिश की है कि हाउ विटामिन B12 हैज़ रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड्स। अब जब B12 नहीं होगा तो मिथाइल मेलानाइल कोए म्यूटेज जो है वो एंजाइम होगा भी अगर, लेकिन उसका अगर कोफैक्टर नहीं है तो वो डिसफंक्शनल होगा। तो जाहिर सी बात है मिथाइल मेलानाइल कोए से जो मिथाइल मेलोनिक एसिड है वो प्लाज्मा में डिसोसिएट कर जाएगा। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में MMA लेवल्स विल क्लाइम इन द प्लाज्मा और ये इसकी कन्वर्जन सक्सिनाइल कोए में नहीं हो सकेगी और ये TCA साइकिल में एंटर नहीं हो सकेगा। ये था इसका बायोकेमिस्ट्री और फैटी एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है उसके साथ कोरिलेशन। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है क्योंकि लिवर इसको स्टोर करता है। पुअर डाइट से इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर है। बाकी सारे वाटर सोल्युबल विटामिन सी डेफिशिएंसीज जल्दी हो जाती हैं, लेकिन इस वाटर सोल्युबल विटामिन यानी B12 की डेफिशिएंसी होने में इट टेक्स ईयर्स, बहुत टाइम लगता है। एक कंडीशन है विच इज़ पर्नीशियस एनीमिया, जिसमें इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। पर्नीशियस एनीमिया में ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स की और गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर जब नहीं होगा तो ये अब्जॉर्ब ही नहीं हो सकेगा GI ट्रैक्ट में से। एक्चुअली इंट्रिंसिक फैक्टर इज नेसेसरी फॉर B12 एब्जॉर्प्शन। और एक और इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट, B9 तो जजनम में एब्जॉर्ब होता था और B12 जो है वो टर्मिनल आइलियम में एब्जॉर्ब होता है और टर्मिनल आइलियम से B12 को एब्जॉर्ब होने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत पड़ती है। और पर्नीशियस एनीमिया विच इज़ अ डिजीज विच इज़ एन ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं, जब वो नहीं होगा तो B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। नो मैटर कि आप डाइट में कितना ले रहे हैं, वो कभी भी आपके काम नहीं आ सकेगा बिकॉज ऑफ पर्नीशियस एनीमिया। और पर्नीशियस एनीमिया में बेसिकली गैस्ट्रिक बॉडी इन्वॉल्व होती है। गैस्ट्रिक मतलब जो स्टमक के पार्ट्स हैं होते हैं, फंडस होती है, बॉडी होती है, एंट्रम होता है, पाइलोरस होता है, तो बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है। और जिन लोगों में पर्नीशियस एनीमिया होता है उनमें गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होता है। ऑटोइम्यून टाइप की डिजीजेज वुमेन में ज़्यादा कॉमन होती हैं, इसलिए B12 की डेफिशिएंसी भी ज़्यादा वुमेन की कंप्लेंट होती है। ज़्यादा क्लिनिकली आप वुमेन में ही असेस करते हो कि इनमें कम होगा। पर्नीशियस एनीमिया बेसिकली एंटीबॉडीज बनती हैं गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, तो हम इसको टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल में लिख सकते हैं। पर्नीशियस एनीमिया कैन बी एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, लेकिन इट इज़ नॉट दैट सिंपल। इसमें फिर ऑटो रिएक्टिव CD4 T सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सम बुक्स राइट पर्नीशियस एनीमिया एज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। और इट इज़ एसोसिएटेड विद HLA-DR एंटीजेंस। बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस वेरियस HLA एंटीजेंस के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जिन्हें हम इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि पर्नीशियस एनीमिया हैज़ गॉट एसोसिएशन विद HLA-DR एंटीजेंस। और इसमें एंटीबॉडीज जो है वो अटैक करती हैं गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स को और इंट्रिंसिक फैक्टर को। एक और चीज़, अगर किसी को क्रॉन्स डिजीज होगी या उसकी आइलियम रिसेक्शन होगी, टर्मिनल आइलियम से इसमें अब्जॉर्ब होना है। क्रॉन्स डिजीज जो है वो अटैक करती है आइलियम को मेनली, तो जिसका आइलियम खराब होगा या रिसेक्टेड होगा उसमें भी B12 कोबालामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। या फिर लॉस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम स्टमक, किसी ने ओबेसिटी के लिए सर्जरी करवाई हुई हो, गैस्ट्रिक बाईपास हुआ वो किसी का, तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर होगा ही नहीं, तो हाउ इट विल बी अब्जॉर्ब, तो इट कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ B12। इसके अलावा डाइफाइलोबोथियम लैटम का इन्फेक्शन, डाइफाइलोबोथियम लैटम जो है वो एक टेपवर्म है, इन्फेक्टेड फिश खाने से होता है और डाइफाइलोबोथियम लैटम जो है वो B12 को खुद कंज्यूम करता है। इसकी वजह से इट कैन कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ B12। और अगर डाइफाइलोबोथियम लैटम का MCQ होगा तो उस पर किसी ना किसी तरह MCQ बनाने वाला कोरिलेट करेगा कि पेशेंट इज़ अ फिशरमैन और ईटिंग इन्फेक्टेड फिश और अंडरकुक्ड फिश, इस तरह की कोई बात होगी तो उसमें वहीं पे समझ जाने की ये B12 डेफिशिएंसी का MCQ है। B12 डेफिशिएंसी को डायग्नोज कैसे करते हैं? एक तो जनरल बात है कि लो सीरम B12 लेवल्स होते हैं। अगर तो सीरम B12 आपने करवाया वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन आया तो आपकी नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी? नेक्स्ट अप्रोच होगी आपने चेक करना है सीरम मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल। मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल हो सकता है उसका क्लाइम किया वो, तो इट कैन कन्फर्म योर क्लिनिकल सस्पिशन कि इस बंदे में B12 की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा आप एंटीबॉडीज टू इंट्रिंसिक फैक्टर भी चेक कर सकते हो अगर आप किसी में पर्नीशियस एनीमिया सस्पेक्ट कर रहे हो। इसके लिए जो क्लासिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो शेलिंग टेस्ट है। शेलिंग टेस्ट आजकल तो इतना नहीं होता, लेकिन इट इज़ द ओनली टेस्ट टू डायग्नोज पर्नीशियस एनीमिया।
इसमें आप क्या करते हो, पेशेंट को एक ओरल रेडियो लेबल्ड B12 देते हो, साथ ही साइमल्टेनियसली आप उसे एक इंट्रामस्कुलर B12 का इंजेक्शन दे देते हो, ताकि आप जहाँ पे जो स्टोरेज पोर्ट्स हैं B12 किसी लिवर में स्टोर होने, आप स्टोरेज पोर्ट्स को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे के सैचुरेट कर देते हो। नॉर्मल शिलिंग टेस्ट का रिजल्ट ये होता है कि जो रेडियो लेबल्ड B12 ओरली आपने दिया हुआ है वो डिटेक्टेबल होना चाहिए यूरिन में, लेकिन अगर वो डिटेक्टेबल नहीं होता इसका मतलब है कि कोई मसला चल रहा है। फिर आप उसी पेशेंट को सप्लीमेंट करते हो विद ओरल इंट्रिंसिक फैक्टर, और इंट्रिंसिक फैक्टर देने के बाद अगर ओरल रेडियो लेबल्ड B12 यूरिन में आ गया है, इसका मतलब है दैट पर्सन वाज लैकिंग इंट्रिंसिक फैक्टर, और उस पर नीचे एनीमिया उसमें कंफर्म हो जाता है। अगर कोई बंदा B12 को अब्जॉर्ब नहीं भी कर सकता, फिर भी उसके अंदर किसी ना किसी तरह B12 के लेवल्स को नॉर्मलाइज कर सकते हो। वो कैसे, आजकल इसके लिक्विड इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं, मैथिकोबाल नाम से इंजेक्शन आता है, उसको सबक्यूटेनियस भी दिया जा सकता है और इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है। जब पेशेंट इंजेक्शन को रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है तो उसकी रैटिक्स इंक्रीज कर जाती है, तो यहाँ से पता चलता है कि आप जितनी डोज दे रहे हो वो डोज इफेक्टिव है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम B9 B12 के अलावा जो बाकी वाटर सॉल्युबल विटामिन उनको एड्रेस करेंगे।